देखिए, अगर आसानसोल के बारे में मैं शुरू करता हूं, तो आसानसोल से श्योरली शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पुराने दल बीजेपी को खामोश कर दिया। उसका जो खिलौना का उसको ममताज ने खिलौना दिया था और ममता जी ने उसको आसानसोल दे दिया। मैं पिछले हफ्ते में उसको एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला था जब मेरे जिंदगी में दो औरत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ममताज जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस थे, उन्होंने उसको खिलौना के लिए सजेस्ट किया था जिससे उसका बॉलीवुड का कैरियर शुरू हो गया था। और शत्रुघ्न सिन्हा की जो पॉलिटिकल कैरियर था वो जहां पे ठप हो गया था, वहां पे ममता जी ने उसको आसानसोल दे दिया। मैं अगर पॉलिटिकली बोलूंगा तो दो सीट का महत्व ये है, बालीगंज में सिर्फ बीजेपी थर्ड हुआ ही नहीं है, बीजेपी का जो जमानत है वो जब्त हो गया है। बालीगंज सीट का खासियत ये था, जब बालीगंज से अब दोनों सीट का एक खासियत ये था, जो तृणमूल के जो दो कैंडिडेट थे वो दो कैंडिडेट ही बीजेपी छोड़ के आए थे और लगभग वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा का चैलेंज एक तरफ सा था, बाबुल सुप्रियो का चैलेंज था जो बंगाल को ड्यू इंपॉर्टेंस कैबिनेट में नहीं मिल रहा है। बंगाल में बालीगंज सीट में जो रिजल्ट है उसका दो खासियत है। एक खासियत यह है, लेफ्ट में सेकंड आ गया। लेफ्ट की सेकंड आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लेफ्ट इज कमिंग बैक टू द मेन फोल्ड एंड इट इज रिटेनिंग इट्स पोजीशन एज ए मेन ऑपोजिशन टू तृणमूल। उसका और इंपॉर्टेंस इसलिए है, कुछ दिन पहले ही लेफ्ट का जो वेस्ट बंगाल का जो पार्टी सेक्रेटरी है उसमें मोहम्मद सलीम को चुना गया था। तो लग रहा था जो बंगाल की वोट में, क्योंकि 27% मुस्लिम्स है, तो उसको शायद लेफ्ट अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तरफ से देख रहा है और सलीम को इसीलिए लाया गया है। और ये बालीगंज सीट में भी जिसको लेफ्ट ने कैंडिडेट खड़ा किया था वो नासिरुद्दीन शाह की भतीजी है, तो उसको खड़ा किया था। और नासिरुद्दीन शाह काफी उसके लिए कैंपेन भी किए थे, वीडियो मैसेज भेजा था, ट्वीट किया था। तो ये सारे के जो मैं बोलूंगा इंपैक्ट हुआ है वो बालीगंज में आया है। और बालीगंज में जो मैं बोलना चाहता था, जो बालीगंज में बीजेपी का कैंडिडेट है, वो एक कैंडिडेट थी, वो एक टेलीविजन एंकर थी, बहुत ही फायरब्रांड है। और जिसको भी मैं इसीलिए मैं खामोश शब्द से शुरू किया शत्रुघ्न सिन्हा का, वो भी हेट स्पीच के लिए बहुत मशहूर माना जा रहा था, जो बालीगंज में कैंडिडेट है। तो बालीगंज में तीसरे स्थान में चला जाना और डिपॉजिट हार जाना मेरे ख्याल से बहुत बहुत मायना रखता है। आसनसोल में अगर आप देखेंगे, आसनसोल बीजेपी सिर्फ हारा नहीं, आसनसोल सीट आज तक पिछला 15 साल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आसनसोल कभी तृणमूल नहीं जीता था। आसनसोल पहले लेफ्ट के पास था 2009 तक और 2014 से वो बीजेपी के पास सारे टाइम में रहा। और बीजेपी के पास ये सीट ऐसा वैसा नहीं, बीजेपी का बाबुल सुप्रियो 2019 में वहां पे 2 लाख की मार्जिन से जीता था। तो आज जब वो सीट बीजेपी 3 लाख की मार्जिन से हार रहा है, तो कितना वोट शिफ्ट हुआ है वो समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आसनसोल इज बेसिकली मिक्स्ड कॉस्मोपॉलिटन एरिया। ये झारखंड का बिल्कुल बगल का सीट है और इसमें बहुत हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं, बहुत कोलियारी है, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत इंडस्ट्रीज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके खिलाफ काफी रोष यहाँ पे पिछले दिन था। शायद शत्रुघ्न सिन्हा ने उसको कैपिटलाइज किया और शत्रुघ्न सिन्हा की जो कैंपेन थे उसमें थोड़ा सा जान डाल दिया, क्योंकि आपने सोनिया गांधी का लेख से आज की प्रोग्राम शुरू किया था। तो जो जिस लाइन को सोनिया गांधी ने कोट किया है वो बांग्ला में टैगोर का लाइन है, चित्त चेता भय शून्य उच्च चेता शील। That is a very famous line and it is often uttered by many nationalist leaders during our freedom struggle. उसको फिर आज के सोनिया गांधी ने सामने लाके बहुत बड़ा एक चुनौती मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के सामने ला दिया। देखिए, भाजपा का जो पिछला 5 महीने का जो परफॉर्मेंस है उसका ज्यादा परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीत को उन्होंने बहुत बड़ी तरह से प्रोजेक्ट किया था।
लेकिन अगर आज के दिन में सारे लोगों को मालूम है, जो शायद अमरेंदु जी भी बोल रहे थे, अवस्थी जी भी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में कम से कम 80 सीट्स ऐसे हैं जहां पे समाजवादी पार्टी को बहुत छोटे मार्जिन से हारना पड़ा है। और कैसे वो छोटे मार्जिन से भाजपा ने जीता, वो अलग सा एक लेख बन सकता है, अलग से एक रिसर्च बन सकता है। तो इशू ये है। और आज की जो आप जो ज्वाइंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है। उसमें उस ज्वाइंट स्टेट में आपने साइन नहीं किया, आप भी अरविंद केजरीवाल के पार्टी ने उसमें साइन नहीं किया। सलमान खुर्शीद ने जब वो ट्वीट किया उस स्टेटमेंट को, तो वो उसको मेंशन किया, क्यों समाजवादी पार्टी, मायावती के बहुजन समाज पार्टी, और आपने इस लेटर को साइन नहीं किया। इस लेटर का दो खासियत मेरे ख्याल से लगता है। जो बहुत दिन बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी हैड कम टू ए कॉमन पेज, and importantly the other very important constituent may not be there very good in numbers but theoretically and ideologically लेफ्ट ने भी इस कॉमन पेज में आ गया। जो लेफ्ट आज के दिन में फिर से ममता का मेन ऑपोजिशन बन रहा है बंगाल में, और केरला में कांग्रेस का, वो भी ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उसमें सामने आ गया। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको भाजपा के खिलाफ कोई कॉमन प्लेटफॉर्म या साझा मोर्चा बनाना है, तो छोटे छोटे जो इश्यूज है, छोटे छोटे जो चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करके आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना है। मैं हेट स्पीच के बारे में, देखिए, हेट स्पीच तेजस्वी सूर्य से शुरू होता है, कर्नाटक में वो हलाल की मीट से हिजाब से हलाल मीट तक जाता है। उसके बाद फिर अवस्थी जी जैसे बोला, जो हल्दीराम अचानक चला आता है। हल्दीराम जो यहाँ पे हमारे बंगाल से शुरू होता है, लेकिन हल्दीराम को हम लोग मानते हैं भाजपा का सबसे बड़ा शागिर्द, उसके खिलाफ ही सुदर्शन चैनल की रिपोर्टर ने नारा मोर्चा खोल देते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो पॉलिटिक्स में डेवलप कर रहा है। और डेवलपमेंट में ये बात भी है, मैं फिर से वो 13 लीडर की चिट्ठी में आऊंगा, जहां पे अरविंद केजरीवाल सरप्राइजिंगली इज नॉट प्रेजेंट। तो ये आज से 2 साल तक जो भारत की पॉलिटिक्स चलेगा, उसमें कैसे हम सारे लोग उभारेंगे, इसका एक स्मॉल, मैं बोलूंगा शोरील भी एक लेटर है। मैं हर वक्त जो बोलता रहता हूं, बंगाल में जो हो रहा है, एक कम से कम हो रहा है जो भाजपा को हर वक्त एक बहुत बड़ा धक्का मिलता है। वो धक्का भाजपा के लिए बहुत शर्मनाक होता है, लेकिन उस धक्के को अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से मिलता है और उसको सारे देश में स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत रोचक रहेगा। राजीव जी, बहुत रोचक। एक्चुअली अगला 2 साल ऐसे भी बहुत